Good morning, all the educants. Now we are going to study the topics which were not clear to you. In chapter second, the topic which was not clear to you is listed on the board. You can see here. These are the things which you could not understand properly. Now, once again, I am trying to teach the same topics. So see here, the first thing that we will study today is your van der Waals forces. That's what we will study. Van der Waals forces. Van der Waals forces. We want to study this topic. Van der Waals forces. Here, what kind of force is called van der Waals? If you have studied kinetic model of gases, then therein you will find one objectionable point. So kinetic model, kinetic theory of gases, kinetic theory of gases. This kinetic theory of gases contains one wrong assumption. And what that wrong assumption is? In kinetic model of gases, it is clearly written that gases have no attractive forces, They are free to move. They are all free to move. अगर आप काइनेटिक मॉडल गैस का पढ़ते हैं तो उसमें एक पॉइंट जो ऑब्जेक्शनेबल है, जहां से हम यहां का कॉन्सेप्ट बाहर निकालेंगे, ऑब्जेक्शनेबल पार्ट ये है कि गैसेस हैव नो अट्रैक्टिव फोर्सेस, दे आर ऑल फ्री टू मूव. गैसेस पार्टिकल्स के बीच में, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी फोर्स काम नहीं करता है. ये van der Waals फोर्स, ये काइनेटिक मॉडल का एज्यूम्पशन है. और ये बात गलत तब साबित हुई जब थॉमस एंड्रयू ने, ये नाम याद रखिएगा, थॉमस पढ़ते हैं हम लोग, थॉमस एंड्रयू ने कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विफाई कर दिया. थॉमस एंड्रयू लिक्विफाइड कार्बन डाइऑक्साइड. जब थॉमस एंड्रयू ने कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विफाई कर दिया तो इस पॉइंट पर हम विचार करने के लिए मजबूर हो गए कि ये पॉइंट सही है या पॉइंट गलत है, क्योंकि साइंस का एक मेन सिद्धांत है. और सिद्धांत क्या है उसे हम समझते हैं. सिद्धांत ये है कि व्हाट गॉड हैज नॉट क्रिएटेड, व्हाट गॉड हैज नॉट डन, साइंस कैनॉट डू. ये साइंस का एक बड़ा ही गोल्डन सिद्धांत है कि जो काम प्रकृति ने नहीं किया, भगवान ने नहीं किया, वो आदमी नहीं कर पाएगा. आदमी प्रकृति प्रदत्त चीजों में सिर्फ परिवर्तन ला सकता है, लेकिन कुछ नया नहीं कर सकता. जो नहीं है उसको हाँ में नहीं बदल पाएगा, जो हाँ है उसको ना में नहीं बदल पाएगा. ये संभव नहीं है साइंस से. तो इस बात को ध्यान में रखते हैं. अगर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स के बीच में, मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड है, यहां कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर इसके बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, अगर इसके बीच में नहीं है, जैसा कि काइनेटिक थ्योरी कहती है, तो काइनेटिक थ्योरी अगर ये बात कहती है कि ये नहीं है, तो ये किसी भी कंडीशन में पैदा नहीं हो सकता. दिस फोर्स कैनॉट बी जनरेटेड. This force can't be generated. अब चूंकि ये फोर्स अगर नहीं होता तो कभी भी ये फोर्स जनरेट करने की क्षमता साइंस में नहीं थी. जब ये फोर्स जनरेट नहीं हो पाता तो जाहिरन कभी भी किसी भी कंडीशन में थॉमस एंड्रयू कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विड फॉर्म में नहीं ला सकते थे. ये कभी लिक्विड फॉर्म में नहीं आई, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में आने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच के फोर्स का मजबूत होना जरूरी है. अगर फोर्स रहेगा तब मजबूत होगा, जब फोर्स ही नहीं है तो मजबूत क्या होगा.
इसलिए काइनेटिक थ्योरी का ये पॉइंट जो है कट गया। ये गलत पॉइंट काइनेटिक थ्योरी में लिखा हुआ है। गैस और गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में भी फोर्स होते हैं और इस तरह के फोर्सेस का पता लगाने वाला वैज्ञानिक वान डर वाल था। और इसलिए हम लोग यहाँ वीक फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। और वीक वान डर वाल फोर्सेस क्या है इसको समझिए। वान डर वाल फोर्सेस जो हैं वो वीक फोर्सेस हैं। वान डर वाल फोर्सेस आर कॉल्ड वीक फोर्सेस, कॉल्ड वीक फोर्सेस। ये वीक फोर्सेस हैं, बहुत कमजोर फोर्स हैं जिनको एक्सपीरियंस करना मुश्किल है। तो इस प्रकार के फोर्स का अध्ययन हम लोग वान डर वाल फोर्सेस के अंतर्गत करते हैं। तो शुरुआती खोज इसकी गैस को लेकर के हुई, आगे चल के बहुत सारे मॉलिक्यूल पर वीक फोर्सेस का पता लगाया गया। तो अब हम लोग पहला फोर्स इसमें जो पढ़ते हैं इस जगह पर, जिसे हम लोग डिस्पर्जन फोर्स कहते हैं। डिस्पर्जन फोर्स। अब डिस्पर्जन फोर्स से क्या मतलब? डिस्पर्जन फोर्स का मतलब यह है कि कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल अगर है तो अगले नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स कैसे लगा पा रहा है। जैसे मान लिया हमने हाइड्रोजन को लिया, ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, ये अगला हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है। अब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये फोर्स जनरेट नहीं कर पाएंगे। जैसा कि सिद्धांततः ये दिखाई देता है, थ्योरेटिकली ये दिख रहा है, क्योंकि यहाँ जो डाइपोल है इस जगह पर वो म्यू इक्वल टू 0 है, यहाँ भी म्यू इक्वल टू 0 है, तो आखिरकार ये फोर्स एक्सर्ट कैसे करेगा? ये फोर्स तो लग ही नहीं सकता। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स नहीं लग सकता है, फिर नाइट्रोजन के बीच में फोर्स नहीं लग सकता। इस तरीके से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं। आप हीलियम को ले सकते हैं, तो हीलियम का एक एटम दूसरे एटम पर फोर्स नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि नॉन पोलर है ये, इनके अंदर कोई इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ही नहीं है और फोर्स जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी चाहिए। इस तरह के फोर्स का पता, जब ऐसे फोर्स का डिस्कशन करते हैं तो इस फोर्स को हम लोग डिस्पर्जन फोर्स कहते हैं। तो डिस्पर्जन फोर्स कहां देखा जाता है? डिस्पर्जन फोर्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में देखे जाते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में ये फोर्स देखा जाता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का फोर्स है। अब ये फोर्स जनरेट कैसे होता है, इस फोर्स के बारे में पता लगाने वाला वैज्ञानिक था लंदन। ये वैज्ञानिक का नाम था लंदन, और इसलिए डिस्पर्जन फोर्सेस का एक नाम और है, दैट वी कॉल लंदन फोर्सेस। लंदन फोर्सेस। अब कहा जाए कि ये फोर्स जो डिस्पर्जन फोर्स है, लंदन फोर्स है, ये क्या है? वान डर वाल फोर्सेस की श्रेणी में इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो यहां आपको जानना है कि डिस्पर्जन फोर्स इज द वीकेस्ट वान डर वाल फोर्स। डिस्पर्जन फोर्स is the weakest van der Waal force, weakest van der Waal force, van der Waal force। ये सबसे कमजोर van der Waal फोर्स, इससे कमजोर van der Waal फोर्स संभव ही नहीं है। तो अब ये फोर्स ऑपरेट कैसे करता है इसको समझने की जरूरत है। तो फोर्स के ऑपरेट करने का रीजन क्या है कि गैसेस मॉलिक्यूल्स जब मोशन में होते हैं, तो मोशन में जब गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं तो इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन का फोर्स काम कर सकता है। तो जब सेंट्रीफ्यूगेशन का फोर्स काम करेगा, मान ये न्यूक्लियस है, मैं ये डायग्राम बन रहा है, अगर ये न्यूक्लियस शिफ्ट कर गया थोड़ा सा कोने की ओर, अगर ये न्यूक्लियस कोने में शिफ्ट कर गया इसके मोशन के कारण, तो न्यूक्लियस जब कोने में शिफ्ट करेगा तो इस जगह पर जो अगला मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का पहुंचा हुआ है उसके इलेक्ट्रॉन पर ये अपना फोर्स लगाने में कामयाब हो जाएगा। ये फोर्स लग रहा है, तो फोर्स कहां लग रहा है? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स लग रहा है। ये फोर्स अट्रैक्शन का फोर्स है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो मोशन के दरमियान जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स घूमते हैं तो उनके मोशन के परिणाम स्वरूप कभी कभी क्या होता है कि उसका न्यूक्लियस किनारे चला जाता है, और जब न्यूक्लियस किनारे हटता है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड, पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल जाता है, और उस दरमियान यदि कोई हाइड्रोजन एटम नजदीक आता है तो उसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर में फोर्स काम करने लगता है, और इस प्रकार के फोर्स को हम लोग डिस्पर्जन फोर्स कहते हैं।
अब चूंकि ये फोर्स बहुत ही वीकेस्ट है, इसलिए इसका क्लाउड एरिया, एक शब्द है साइंस में, आप जानिए क्लाउड, रीजन ऑफ क्लाउड, रीजन ऑफ क्लाउड, रीजन ऑफ क्लाउड, प्रभाव क्षेत्र जिसको हम कहते हैं, जहां ये फोर्स महसूस किया जा सके, तो रीजन ऑफ क्लाउड शॉर्टेस्ट होता है, ये सबसे कम दूरी पर काम करने वाला फोर्स है। अर्थात एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और दूसरा हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है, जब एकदम क्लोजेस्ट होंगे, सबसे कम दूरी पर होंगे, मिनिमम डिस्टेंस पर होते हैं, इसकी वैल्यू भी बुक में दी हुई है, वो डेटा मुझे याद नहीं है, तो मिनिमम डिस्टेंस पर होंगे तभी ये फोर्स काम करेगा, और जैसे ही ये दूर जाएगा फोर्स डिसअपीयर्स। मैं डायग्राम के माध्यम से नीचे दिखा रहा हूं। अब मान यहां है और ये यहां निकल गया, तो यहां जो फोर्स ऑपरेट कर रहा था, फोर्स डिसअपीयर्स, फोर्स डिसअपीयर्स, फोर्स डिसअपीयर्स, ये फोर्स खत्म हो जाएगा। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स ये बहुत ही ट्रांजिटरी फोर्स है। दिस फोर्स इज वेरी ट्रांजिटरी, दिस फोर्स इज वेरी ट्रांजिटरी, वेरी ट्रांजिटरी, ये फोर्स बहुत ही ट्रांजिटरी है, बड़े ही कम समय के लिए लगता है, जैसे हम कहेंगे फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय के लिए ये फोर्स काम करता है। जैसे ही मॉलिक्यूल आगे निकलता है वैसे ही ये फोर्स अपने आप को लगाना बंद कर देता है। तो डिस्पर्जन फोर्सेस जो होते हैं सबसे कमजोर फोर्स होते हैं। अगर किसी लिक्विड में डिस्पर्जन फोर्स होगा तो क्या असर पड़ेगा इसका? जैसे लिक्विड में हम लेते हैं, यहां एक लिक्विड उठाते हैं, लिक्विड में कौन सा फोर्स होना चाहिए? डिस्पर्जन, ये डिमांडेड है। अगर डिस्पर्जन फोर्स लिक्विड में है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ये वीकेस्ट फोर्स है, जिसमें हम सिंपल एग्जांपल उठाते हैं, पेट्रोल। ये वर्ड है पेट्रोल। पेट्रोल क्या है? ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होने के कारण इसमें जो फोर्स काम करता है वो वीकेस्ट फोर्स होता है, डिस्पर्जन फोर्स होता है, लैटेंट फोर्स होता है। इसलिए पेट्रोल क्या होता है? बड़े ही छोटे फोर्स से बना हुआ होता है, इसलिए इसका इवेपोरेशन क्या होता है? मैक्सिमम होता है। तो पेट्रोल इज हाईली इवेपोरेबल लिक्विड, पेट्रोल इज हाईली वेपरेबल लिक्विड, हाईली वेपरेबल लिक्विड, पेट्रोल इज हाईली वेपरेबल लिक्विड। इसके वेपरेबिलिटी के हाई होने का वजह क्या है? कि डिस्पर्जन फोर्सेस इसमें काम करते हैं, जो सबसे कमजोर फोर्स है। मैंने यहां एक बात कहा कि मॉलिक्यूल्स के साथ ही ये फोर्स काम करते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इनको चाहिए। अगर एग्जाम्पल में यहां एक शब्द लिख दिया जाए तो शायद परेशानी हो केमिस्ट्री में आपको। जैसे एक टर्म मैं लिखता हूं हीलियम के बारे में, ये हीलियम लिखते हैं, नियॉन लिखते हैं, आर्गन लिखते हैं। अब इनको आप क्या कहेंगे? क्या आप इनको एटम कह सकते हैं? आप इनको मॉलिक्यूल कह सकते हैं? ये केमिस्ट्री में बड़ा फंसा हुआ इलाका है। अब हम हीलियम को, नियॉन को, आर्गन को एटम कहें या हम मॉलिक्यूल कहें, क्या कहें इनको? तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि इसको हम क्या कहेंगे, क्योंकि इसका फॉर्म क्या है? एटॉमिक है। लेकिन डेफिनेशन पर जब आप पहुंचेंगे तो डेफिनेशन ये कहता है कि एटम के रूप में तो दिख ही रहा है, एटम कैनॉट एग्जिस्ट फ्रीली बट मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट फ्रीली। बस इतनी सी बात को आप ध्यान दीजिए। तो एटम का डेफिनेशन का एक पार्ट उठाते हैं, एटम एग्जिस्ट फ्री, एटम एग्जिस्ट फ्रीली, सॉरी, एटम डज नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, डज नॉट exist फ्री। और मॉलिक्यूल के बारे में एक पॉइंट अगर आप उठाएं तो मॉलिक्यूल क्या कहता है? मॉलिक्यूल एक्सिस्ट फ्री। तो अब यहां हम लोग देख रहे हैं कि एटम जो है फ्री कंडीशन में नहीं हो सकता है, ये कंबाइंड फॉर्म में ही होगा। मॉलिक्यूल फ्री एग्जिस्ट करता है। तो ऐसी स्थिति में हीलियम, आर्गन, नियॉन, ये जो कुछ भी है इनका नाम क्या होगा? इनको हम लोग कहते हैं, देखिएगा, एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो अगर एग्जाम में ये सवाल बन जाता है, बहुत टेक्निकल सवाल है, अगर पूछा जाए कि व्हाई इज हीलियम कॉल्ड एटॉमिक मॉलिक्यूल, हीलियम को हम लोग एटॉमिक मॉलिक्यूल क्यों कहते हैं?
अगर ये सवाल बनता है तो इसका जवाब थोड़ा टेढ़ा बनता है, थोड़ा डेफ्टली जाना पड़ता है डेफिनेशन में और इसके तर्क को समझना पड़ता है। तो ये वान डेर वाल्स फोर्स की एक बात को हमने पढ़ा और वो था डिस्पर्जन फोर्स, जो कंप्लीटली किसके बीच में लगेगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। इसका क्लाउड रीजन जहां ये प्रभाव अपना डाल सकता है वो बहुत ही छोटा होता है और ये फोर्स बहुत ही कम समय के लिए लगता है। और इस प्रकार के फोर्स को हम लोग लंदन फोर्स कहते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट लंदन थे जिन्होंने इस फोर्स का पता लगाया। ये विकेस्ट वान डेर वाल्स फोर्स है। तो वान डेर वाल्स फोर्स का दूसरा जो टाइप है वह है आपको डिस्पर्जन डाइपोल फोर्स। डिस्पर्जन डाइपोल फोर्स, ये डिस्पर्जन डाइपोल फोर्स है। अब डिस्पर्जन डाइपोल फोर्स, जैसा कि वर्ड आपको दिखा रहा है, अगर शब्दों को आप समझने में थोड़े माहिर हैं तो ये सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी। डिस्पर्जन का मतलब हो गया कौन सा मॉलिक्यूल डिमांडेड है, यहाँ मॉलिक्यूल डिमांडेड है नॉन पोलर, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल डिमांडेड है यहाँ। और डाइपोल फोर्स में कैसा, डाइपोल में कौन सा मॉलिक्यूल चाहिए, पोलर मॉलिक्यूल चाहिए, पोलर मॉलिक्यूल इस जगह पर हमको चाहिए। तो ये फोर्स कहां ऑपरेट करेगा, बहुत सिंपल जवाब है इसका, आप बड़े आराम से जवाब दे सकते हैं कि डिस्पर्जन डाइपोल फोर्स कहां काम करेगा। तो एक मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो और दूसरा मॉलिक्यूल क्या हो, पोलर हो। जैसे अगर हम CH4 को लेते हैं और प्लस HCl को लेते हैं तो ऐसे कंडीशन में ये फोर्स काम करेगा, क्योंकि ये नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर है और इस जगह पर ये क्या है, आपका पोलर मॉलिक्यूल है। अब ऐसे में हम इसको डायग्राम के माध्यम से अगर समझने का प्रयास करें तो डायग्राम के माध्यम से अगर इस मॉलिक्यूल को हम समझें तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, जिसके कारण इसके पास कोई चार्ज नहीं होगा। लेकिन पोलर मॉलिक्यूल HCl है। अब यहां हम लोग HCl को लेते हैं, मान लीजिए HCl है, ये पोलर है, तो इसके एक पॉइंट पर पॉजिटिव होगा, अल्फा पॉजिटिव होगा, एक पॉइंट पर अल्फा नेगेटिव होगा, इसके पास कुछ नहीं। तो जब ये इसके नजदीक आएगा, जब इसको अप्रोच करेगा, तो अप्रोच करने की स्थिति में इसका इलेक्ट्रॉन जो है इसके द्वारा खींचा जाएगा। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा और अपनी ओर जब ये खींचता है इलेक्ट्रॉन को तो यहाँ एक फोर्स जनरेट करता है और इसी फोर्स को हम लोग डिस्पर्जन डाइपोल फोर्स कहते हैं। डिस्पर्जन डाइपोल फोर्स कहते हैं, ये डिस्पर्जन डाइपोल फोर्स कहलाता है। अब इसके प्रभाव क्षेत्र की बात करें, कितने दूर तक ये काम करेगा, तो रीजन ऑफ क्लाउड, इसका क्या होगा, रीजन ऑफ क्लाउड, ये सब जरा आप समझिए। रीजन ऑफ क्लाउड का हिंदी में मतलब होता है प्रभाव क्षेत्र। प्रभाव क्षेत्र, जहां ये अपना प्रभाव दिखाएगा, जहां ये फोर्स काम करना शुरू करेगा, तो इसके प्रभाव क्षेत्र का डेटा आपके बुक में दिया गया है। लेकिन यहाँ जो सवाल बन सकता है जिसका जवाब हम देते हैं, तो इसका डेटा ये है कि ये आपका डिस्पर्जन डाइपोल फोर्स की अगर बात की जाए तो इसका प्रभाव क्षेत्र लार्जर होता है, किससे, डिस्पर्जन फोर्स से। डिस्पर्जन फोर्स से ये क्या होता है, लार्जर डिस्टेंस तक काम करता है, काफी दूरी तक ये काम करता है। इसकी तुलना में ये बड़ी कम दूरी तक काम करता है और ये थोड़ा ज्यादा दूरी तक काम करता है। तो अगर अब स्ट्रेंथ की बात की जाए कि कौन सा फोर्स का स्ट्रेंथ क्या है, तो स्ट्रेंथ कंपेयरिंग स्ट्रेंथ। अब यहां हम लोग इसके स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं, तो स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे तो डिस्पर्जन डाइपोल फोर्स इज ग्रेटर देन डिस्पर्जन फोर्स। डिस्पर्जन फोर्स से ये बड़ा होता है, डिस्पर्जन फोर्स से ये फोर्स बड़ा होता है। ये एग्जामिनेशन में आपको कंपैरेटिवली सवाल पूछा जाता है कि डिस्पर्जन फोर्स और डिस्पर्जन डाइपोल फोर्स में कौन फोर्स बड़ा होता है, ये सवाल अक्सर बनता है। किन परिस्थितियों में ये काम करता है, इसका रीजन ऑफ क्लाउड को कंपेयर कीजिए। तो ये कंपैरिजन आप बड़े आसानी से कर सकते हैं मॉलिक्यूल के चुनने में। एक बात हमको ध्यान में रखना है कि एक मॉलिक्यूल हमको नॉन पोलर चुनना है और एक मॉलिक्यूल हमको पोलर चुनना है। ये इस बात को ध्यान में रख करके अगर हम आंसर देते हैं तो हमारा आंसर ऑलवेज सही होगा। और इसको खोजने वाला जो वैज्ञानिक था उसका नाम कीसम था। ये वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, जिसने इस फोर्स का पता लगाया, तो इसे हम लोग कीसम, वैज्ञानिक है तो इसका नाम रखा गया कीसम फोर्सेस। ये वैज्ञानिक के नाम पर इसका नाम पड़ा कीसम फोर्सेस।
तो यहाँ दो फोर्सेस को हमने पढ़ा, एक लंदन फोर्सेस है, दूसरा कीसम फोर्सेस है। अगर कंपैरिजन की बात की जाए तो कंपैरिजन में हम कंपैरिजन इस तरह से भी कर सकते हैं कि कीसम फोर्स इज बिगर देन लंदन फोर्स। ये आपके ऊपर है, इसके कई सिनोनिम्स होते हैं और सारे सिनोनिम्स हमको जानने हैं। एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में क्या सेट होगा ये हमको मालूम नहीं है, इससे सारी बात हमको समझना है। तो यहाँ हमने इन चीजों को पढ़ा। सेकेंड फोर्स का डिस्पर्सन डाइपोल फोर्स है। अगर ये लिक्विड के फॉर्म में आ जाए तो इसका इवेपोरेशन क्या होगा? इसका इवेपोरेशन जो है धीमा होगा। किसकी तुलना में? डिस्पर्सन की तुलना में। यहाँ कोई भी मॉलिक्यूल, जैसे मान लिया हमने एक मिक्सचर ले लिया CCl4 का और CHCl3 का ले लिया, तो CCl4 नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर है और ये आपका पोलर मॉलिक्यूल है। तो यहां जो फोर्स जनरेट करेगा डिस्पर्सन डाइपोल फोर्स यहां जनरेट करता है। अब इसके वेपरेबिलिटी को हम लोग पेट्रोल से जोड़ते हैं कि पेट्रोल और इन दोनों में कौन ज्यादा स्पीडी वेपर बनाएगा। तो ये ज्यादा वेपरेबल है, मोर वेपरेबल है। और ये मोर वेपरेबल क्यों है? क्योंकि लंदन फोर्स जो है कीसम फोर्स की तुलना में छोटा होता है, इसलिए थोड़े से ही हीट के साथ इसके मॉलिक्यूल आजाद हो जाते हैं। दैट्स ऑल। तो यहाँ हमने दो बातें पढ़ी। अब इसके बाद हम लोग थर्ड फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा फोर्स जो इस क्रम में आता है, थर्ड फोर्स इज डाइपोल फोर्स। अब तीसरा फोर्स यहां हम लोग पढ़ते हैं डाइपोल फोर्स। यह आपका डाइपोल फोर्स है। तो डाइपोल फोर्स को अगर हम देखने की कोशिश करें तो बहुत ही सिंपल है इस बात को समझना कि यहां जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो दोनों मॉलिक्यूल क्या होंगे? पोलर होंगे, तभी ये डाइपोल बनाएगा। तो ये पोलर मॉलिक्यूल है, ये भी आपका क्या है? पोलर मॉलिक्यूल है। तो जब चूंकि दोनों मॉलिक्यूल्स पोलर हैं तो ऐसे कंडीशन में डाइपोल दोनों के पास है। तो डाइपोल के कंडीशन को हम देखते हैं। जैसे मान लिया एक मॉलिक्यूल इस तरह से है और एक मॉलिक्यूल इस तरह से हमने इस मॉलिक्यूल की रचना बनाई। यहां अगर अल्फा नेगेटिव है और ये अल्फा पॉजिटिव है तो ये चार्ज कॉन्टिन्यूअस रहता है। तो कॉन्टिन्यूअस चार्ज के रहने के कारण ये फोर्स क्या होगा? ये फोर्स काफी मजबूत होगा। तो ये बिग फोर्स है। किसकी तुलना में? पीछे जो फोर्स हमने पढ़ा है उसकी तुलना में बड़ा फोर्स है। तो फोर्स का क्रम अगर लिखना हो, इसका क्लाउड रीजन अगर बताया जाए तो इसका क्लाउड रीजन का कंपैरिजन हम देते हैं जहां ये अपना प्रभाव डालता है। तो क्लाउड रीजन के कंपैरिजन को अगर लिखा जाए तो डिस्पर्जन फोर्स का जो क्लाउड रीजन है, डिस्पर्जन फोर्स से बड़ा क्लाउड रीजन किसका मिलेगा? कीसम फोर्स का मिलेगा। ये कीसम फोर्स ज्यादा दूरी तक काम करेगा। और उसके बाद सबसे बड़ा, इन तीनों में सबसे बड़ा डाइपोल फोर्स है। डाइपोल फोर्स है। तो इसका जो रीजन है वो और दूरी तक जाता है। अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ के कंपैरिजन को भी हम कर सकते हैं बड़े आराम से। तो स्ट्रेंथ का कंपैरिजन क्या होगा? लंदन फोर्स वीकेस्ट है, सबसे कम है, उसके बाद कीसम आता है और कीसम के बाद सबसे बड़ा फोर्स जो हमने पढ़ा है डीडी फोर्स है, डाइपोल फोर्स, ये हमने पढ़ा। अब मॉलिक्यूल्स इसके तलाशे जहां ये काम करेगा। तो मॉलिक्यूल तलाशने में बहुत सिंपल है, किसी भी मॉलिक्यूल को आप उठा लीजिए जिसमें पोलैरिटी हो वो काम करेगा। जैसे हमने HCl ले लिया तो HCl में अल्फा नेगेटिव है, अल्फा पॉजिटिव है। जब दूसरा HCl आप लेंगे तो यहाँ अल्फा पॉजिटिव है, यहाँ Cl में अल्फा नेगेटिव है। तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स काम करता है। फिर आगे अगर हम बढ़ते हैं H अल्फा प्लस और Cl अल्फा माइनस के बीच में, तो यहाँ एक फोर्स जनरेट हो जाता है और इस फोर्स को हम लोग डाइपोल फोर्स कहते हैं। ऑर्गेनिक के फील्ड में भी हम ऐसे फोर्स को देख सकते हैं, जैसे RX है, यहाँ देखिए हेलो एल्केन्स को देखिए। हेलो एल्केन में भी ये फोर्स काम करेगा, जो हमारा बुक नंबर 2 का क्लास 12 में बुक नंबर 2 का फर्स्ट चैप्टर है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन के बीच में क्या काम करता है इसको भी हम देखते हैं। तो हेलो एल्केन RX से डोनेट करते हैं इसे हम, ठीक है। यहाँ अल्फा नेगेटिव होता है, यहाँ अल्फा पॉजिटिव होता है। तो अब इनके बीच में जो फोर्स काम करता है वो भी फोर्स जो है आपका डाइपोल फोर्स होता है। तो यहां से ये फोर्स लगाएगा, मानिए R है, अल्फा पॉजिटिव हो गया, फिर यहाँ X नेगेटिव हो गया। आप इधर से भी जोड़ सकते हैं, X यहाँ हुआ अल्फा नेगेटिव है,
फिर R यहाँ अल्फा पॉजिटिव। तो इस प्रकार से जो फोर्स खड़े होते हैं इनके मॉलिक्यूल्स को चुनना बड़ा ही आसान काम है। बस ये ध्यान में रखना है कि मॉलिक्यूल्स के जो टाइप होते हैं वो आपको याद होना चाहिए, पोलर, नॉन पोलर। बस इसको अगर आप याद करते हैं तो इन तमाम चीजों का एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। तो ये डाइपोल डाइपोल फोर्स के बारे में पढ़ा। और फोर्थ फोर्स जो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे वह फोर्थ फोर्स आता है हमारा फोर्स नंबर 4 में आएगा आयन डाइपोल फोर्स। आयन डाइपोल फोर्स, तो ये आयन डाइपोल फोर्स जो है ये बिगेस्ट फोर्स है। याद रखिएगा, वैन वाल फोर्सेस में सबसे बड़ा फोर्स के रूप में काम करता है, तो इसे हम लोग बिगेस्ट फोर्स कहते हैं। ये सबसे बड़ा फोर्स है, बिगेस्ट फोर्स है आयन डाइपोल फोर्स। अब ये फोर्स हम समझने का प्रयास करें। जैसे किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड को, सॉरी आयनिक कंपाउंड को तो हम पानी में डालते हैं, तो वाटर क्या है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा होता है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के सबसे ज्यादा होने की वजह से ये क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में आपको बताया गया कि टेंडेंसी है लिक्विड की जिसके कारण यह पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्स को काटता है। इसके काटने से ही Na+ और Cl- अलग होते हैं। तो जब भी सपोजिंगली हमने NaCl को पानी में डाल दिया तो corresponding आयंस बनाएंगे, Na+ बनेगा और Cl- आयन बनेगा। ये क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ जो है लिक्विड का डाइपोल काम कर रहा है, लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट काम कर रहा है। तो डाई इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण, डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण क्या होगा, ये जो है आयंस अलग हो जाएंगे। तो आयन तो अलग हो गए, लेकिन कूलम्बिक फोर्सेस जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत बड़ा फोर्स है। तो इसके बावजूद होना ये चाहिए कि Na+ आयन और Cl- आयन फिर आपस में जुड़ करके NaCl दे देना चाहिए, ये होना चाहिए। एक बड़ा ही नैसर्गिक सवाल उठता है, नेचुरल क्वेश्चन उठता है कि ठीक है आपने इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड को पानी में डाल दिया, वो टूट गया, Na+ बन गया, Cl- बन गया, लेकिन ये आपस में जुड़ क्यों नहीं रहे। एक बड़ा सवाल यहां बन रहा है, इनके न जुड़ने का क्या वजह, फिर तो Na+ Cl- को जुड़ना चाहिए, तो ये न जुड़ते हैं। इसका कारण आयन डाइपोल फोर्स है, वो आप देखें ये क्यों नहीं जुड़ता है, इसका वजह जो है आयन डाइपोल फोर्स है जो ऊपर में लिखा हुआ है। अभी जो आयन बन गया Na+, ये बन गया। आप वाटर के बारे में जानते हैं कि वाटर क्या है, वी शेप मॉलिक्यूल है और वी शेप डाइपोलर मॉलिक्यूल है। यहाँ अल्फा माइनस है, यहाँ अल्फा प्लस है, यहाँ अल्फा प्लस, यह है। तो जब Na+ बनेगा तो क्या करेगा, ये वाटर को ओरिएंट करेगा, वाटर मॉलिक्यूल को घुमाएगा। और क्यों घुमाएगा, क्योंकि ये अट्रैक्टिव फोर्स उस पर लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स उस पर लगाएगा। तो जब अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स ढकेलेगा, अट्रैक्टिव फोर्स खींचेगा, तो इस तरीके से वाटर एक विशेष प्रकार के संरचनाओं में अपने आप को सजाएगा इसके चारों ओर। तो यहाँ जो ये पॉजिटिव है इसलिए नेगेटिव पोर्शन को सामने ले लेगा और इस तरीका से Na जो है, Na+ जो है वाटर मॉलिक्यूल्स के द्वारा घिर जाता है। और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हाइड्रेशन ऑफ आयन, हाइड्रेशन ऑफ आयन, ये हाइड्रेशन ऑफ आयन कहा जाता है। अब Cl- क्या है, Cl- जो है इसके अपोजिट मॉलिक्यूल को नचाएगा। यहाँ अल्फा नेगेटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन हुआ, ये ओरिएंटेशन खड़ा हुआ। यहाँ क्या होगा, ये पॉजिटिव को खींचेगा, तो पॉजिटिव को खींचने के वजह से ये स्ट्रक्चर गलत हो गया, वास्तव में ये आयन नेगेटिव पार्ट को खींचता है, तो Na+ है। अब ये नेगेटिव पार्ट को खींचेगा तो मॉलिक्यूल इस तरीके से अपने आप को सजाएंगे, जिसमें नेगेटिव पार्ट इसके सामने है, ये अल्फा नेगेटिव है, ये अल्फा नेगेटिव है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन लगा हुआ, फिर ये अल्फा नेगेटिव है। इस प्रकार से वाटर का एक लेयर इसके ऊपर बनता है जिसे हम लोग हाइड्रेशन ऑफ आयन कहते हैं, फिनोमेना हाइड्रेशन ऑफ आयन कहलाती है। फिर Cl- के पास ये पॉजिटिव पार्ट को सामने लाने की कोशिश करेगा और वाटर का ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से होगा। यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है, जान रहे हैं, अल्फा पॉजिटिव है, ये अल्फा पॉजिटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण ये ओरिएंटेशन का एक स्पेशल तरीका तैयार हो रहा है, इसे भी हम लोग हाइड्रेशन ऑफ आयन ही कहते हैं। ये हाइड्रेशन ऑफ आयन। अब इस जगह पर थोड़ा सा हम एक बात को और समझने की कोशिश करें, उसके पहले जाने, अब ये मॉलिक्यूल्स आपस में नहीं मिल सकते। Na+ और Cl- आयन कभी भी आपस में नहीं मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके चारों ओर एक लेयर बन गया है वाटर का, एक स्पेशल लेयर है वाटर का। इस आयन फ्री नहीं है कि आपस में मिल जाएंगे, मिलने की कोई संभावना नहीं है। और ये आयंस की सॉलिबिलिटी का मेन कारण,
चूंकि इस ओरिएंटेशन में अट्रैक्टिव फोर्सेस काम करते हैं, और आप साइंस के गोल्डन रूल को जानते हैं कि अट्रैक्शन लीड्स टू द फॉल इन एनर्जी। जहां अट्रैक्शन होगा वहां एनर्जी बाहर निकलेगी। तो यहां जो एनर्जी बाहर निकलती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड हाइब्रेशन एनर्जी। तो here the liberated energy is called hydration energy। यहां जो एनर्जी बाहर निकलती है उसे हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। तो ये आयन डाइपोल फोर्स है। अब एक बार फिर हम लोग कंपैरेटिवली सभी बातों को देखते हैं कि कंपैरेटिवली जो है क्या हमको अंतिम रूप से मिला। तो कंपैरेटिवली अगर चीजों को देखें कि बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में वान डेर वाल्स फोर्स को कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ हियर आई एम पुटिंग अ क्वेश्चन एंड द आंसर आल्सो। यहाँ आप क्वेश्चन देखिए, राइट, सॉरी इट्स नॉट राइट, arrange the van der Waal forces, forces in increasing order of their magnitude। ये सवाल अक्सर क्लास 11 में पूछा जाता है। तो यहां हम कैसे से आएंगे, लंडन फोर्स सबसे कमजोर, लंडन फोर्स वीकेस्ट है, इसके बाद कीसम फोर्स है, ये कीसम फोर्स बना, और इसके बाद हम लोग आते हैं कि आपका डाइपोल फोर्स आएगा, और लास्ट में सबसे बड़ा फोर्स आयन डाइपोल फोर्स, ये आयन डाइपोल फोर्स आपका बनेगा। तो इस तरह से ये वान डेर वाल फोर्सेस हैं, और इनके बारे में जो बातें थी मैंने आपको बता दिया। इसके बावजूद भी इफ यू हैव एनी डाउट considering the van der Waal forces, you can put your doubt. I will try my level best to clear the doubts whatsoever it is coming to me. Okay, now we will see the another topic। अब हम अपने दूसरे टॉपिक पर काम करने की कोशिश करेंगे। जो टॉपिक हमको मिला हुआ है यहाँ, प्लांक्स थ्योरी जो मिली है, फर्स्ट डुअल नेचर है, प्लांक्स थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। प्लांक्स थ्योरी, ये प्लांक्स थ्योरी जो है साइंटिस्ट का नाम है मैक्स प्लैंक जो है एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरी दिया। इस थ्योरी की विशेष बात को समझने के लिए हमें क्लासिकल वेव थ्योरी को जानना पड़ेगा। जब तक हम क्लासिकल वेव थ्योरी को नहीं जानेंगे ये प्लांक्स थ्योरी हमारे समझ के बाहर हो जाएगा। तो क्लासिकल वेव थ्योरी क्या कहती है पहले ये समझिए। क्लासिकल वेव थ्योरी जो कहता है उसे हम समझते हैं। क्लासिकल वेव थ्योरी ये कहती है कि लाइट इज इमिटेड कॉन्टिन्यूअसली, ये शब्द है क्लासिकल वेव थ्योरी का। लाइट इज emitted continuously from the source, from the source। ये क्लासिकल वेव थ्योरी थी और इसे बहुत दिनों तक सत्य माना गया कि किसी भी सोर्स से, चाहे वो आपका कैंडल हो या सूरज हो या तारे हो, चांद हो, कुछ भी हो, वहां से जो लाइट निकलती है वो कॉन्टिन्यूअस निकलती है, लगातार निकलती है, उसमें कोई गैप नहीं होता। ये बात क्लासिकल वेव थ्योरी कहती है। आगे चल के कि क्लासिकल वेव थ्योरी को अगर ठीक से देखा जाए कि लाइट अगर कॉन्टिन्यूअस बाहर निकलेगी तो इसकी एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन इंटेंसिटी के द्वारा होगा, ये क्लियर बात है। तो अगर क्लासिकल वेव थ्योरी सही है, इफ इट इज ट्रू, मानते हैं कि ये बात सही है, देन एनर्जी ऑफ लाइट will be represented by the intensity. Energy of light will be
will be represented by the intensity of light, अगर ये बात सत्य है तो लाइट की एनर्जी जो है उसकी इंटेंसिटी निर्धारित करेगी। और इंटेंसिटी का मतलब क्या होगा? अगर फिजिकली बात करें हम कि इंटेंसिटी शब्द से मेरा क्या मतलब है, तो एक विशेष प्रकार की लाइट का लंबे समय तक गिरना। तो यहां लिखेंगे ड्यूरेशन ऑफ लाइट, ड्यूरेशन ऑफ फॉल ऑफ लाइट, ड्यूरेशन ऑफ फॉल ऑफ अ स्पेसिफिक लाइट, किसी विशेष प्रकार की लाइट का कितने समय तक गिर रही है। अगर कम समय तक लाइट गिरती है तो उसकी इंटेंसिटी कम है, अगर ज्यादा समय तक लाइट गिरती है तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। अब आपने पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि यह सिद्धांत जो है वो फेल कर गया, यानी कि इंटेंसिटी टर्म जो है वह लाइट की एनर्जी को रिप्रेजेंट नहीं कर पाया। और किस प्रैक्टिकल में आपने ये देखा कि इंटेंसिटी के द्वारा लाइट की एनर्जी रिप्रेजेंट नहीं होती है? तो दो सिद्धांत, दो थियरी आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, वही चीज आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। तो पहला सिद्धांत जो इसमें है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो गया कि इंटेंसिटी एनर्जी को रिप्रेजेंट नहीं करती है। दूसरा एक्सपेरिमेंट जिस पर आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया, इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा। ये इफेक्ट था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये दो एक्सपेरिमेंट जो दुनिया में सामने आए, फिजिक्स में सामने आए, इन दोनों ही एक्सपेरिमेंट की व्याख्या तब तक नहीं हो पाएगी जब तक कि हम ये ना माने कि लाइट कॉन्टिन्यूअस नहीं निकलता है सोर्स से, ये रुक रुक के निकलता है। ये मानने पर ही ये बात सामने इन दोनों की व्याख्या बन पाएगी। तो इन दो ऑब्जेक्शंस को लेकर के लाइट के बारे में फिर एक उसका सिद्धांत जो क्लासिकल थियरी था वो लड़खड़ा गया। तो क्लासिकल थियरी जब लड़खड़ा गई तो नया सिद्धांत लाइट का, न्यू थियरी ऑफ लाइट के बारे में किसने दिया? तो ये मैक्स प्लैंक थे। मैक्स प्लैंक ने न्यू थियरी ऑफ लाइट दिया, वेव दिया। तो न्यू थियरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो मैक्स प्लैंक ने दिया, तो आपको ये लगता होगा कि ये काम मैक्स प्लैंक ने बड़ी आसानी से कर दिया। मैक्स प्लैंक म्यूनिख यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे फिजिक्स के, और जीवन भर लाइट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रह गए, उनको मिला कुछ नहीं। जब रिटायरमेंट के आसपास पहुंचे तो चर्च में एक दिन मैक्स प्लैंक जाते हैं और वहां जाकर के वो जीसस के आगे एक बत्ती जलाते हैं और कहते हैं, भगवान जीसस, मैंने पूरी जिंदगी एक सिद्धांत को खोजने में खपा दिया लेकिन मिला मुझे कुछ नहीं। उसी रात मैक्स प्लैंक ये देखते हैं सपने में कि लाइट जो है पैकेट के रूप में उनके सर पर गिर रही है और पैकेट के रूप में उनसे बाहर निकल रही है। तो ये नेचर का हेल्प था मैक्स प्लैंक को कि वो जानने में कामयाब हुए। उनकी थ्योरी को कहा जाए कि ईश्वर का आशीर्वाद मिला तो थ्योरी आई, नहीं तो थ्योरी के आने की कोई संभावना नहीं थी। अब हम लोग प्लैंक थ्योरी पढ़ते हैं कि प्लैंक ने क्या थ्योरी दिया लाइट के बारे में, प्लैंक्स रेडिएशन थ्योरी। तो प्लैंक्स का जो रेडिएशन थ्योरी है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पहली बात जो क्लासिकल वेव थ्योरी का है वो सबसे पहले वही कर जाएगा। तो सबसे पहला बात क्या है कि लाइट के एनर्जी टर्म को इंटेंसिटी प्रदर्शित नहीं करता है। क्यों? क्योंकि लाइट कॉन्टिन्यूअस सोर्स से बाहर नहीं आती। तो कंटिन्यूअस सोर्स से बाहर नहीं आती तो इस पर प्लैंक्स क्या कहते हैं? फर्स्ट थ्योरी, लाइट इज नॉट इमिटेड कॉन्टिन्यूअसली फ्रॉम द सोर्स। Light is not emitted continuously from the source. प्लैंक का ये पहला सिद्धांत है, फ्रॉम द सोर्स, कि लाइट कॉन्टिन्यूअसली जो है सोर्स से नहीं आती। तो क्या होती? सोर्स से लाइट किस रूप में आती है? डिसकॉन्टिन्यूअसली आती है। तो यहां हम सेकंड बात को, हालांकि वो चीज यहां भी लिखा हुआ है, फिर भी इसके पॉजिटिव स्टेटमेंट को बनाते हैं। लाइट इज इमिटेड डिसकॉन्टिन्यूअसली। लाइट इज इमिटेड
emitted discontinuously। अब लाइट जो है डिसकंटिन्यूअसली इमिट होता है, थोड़े थोड़े गैप के बाद लाइट इमिट होता है। तो थोड़ा थोड़ा गैप बनेगा कैसे, एक बड़ा सवाल ये भी बनता है। तो मैंने बताया मैक्स प्लैंक ने सपने में चीजों को देखा था और वहां से उन्होंने अपना निर्णय निकाला, निष्कर्ष निकाल के बात को रखा कि लाइट कम्स इन द फॉर्म ऑफ पॉकेट्स। लाइक एक पॉकेट के फॉर्म में आता है एंड दैट पॉकेट इज कॉल्ड पॉकेट and this is called, here I am making the correct sentence, and this is called क्वांटा, या आप देखते हैं क्वांटम और फोटो। तो यहां देखिए दो शब्द लिखा गया, एक क्वांटम लिखा गया, एक फोटोन लिखा गया। क्वांटम सिंगुलर वर्ड है, अगर इसका प्लूरल वर्ड निकालें तो प्लूरल वर्ड इसका आता है क्वांटा। ये क्वांटा जो है ये प्लूरल वर्ड है इसका, और फोटोन अपने आप में सही है। तो यहां क्वांटम लाइट जो निकल के आती है वो पैकेट के फॉर्म में आती है, छोटे छोटे पॉकेट के रूप में आती है। तो जो पैकेट के रूप में लाइट आ रही है, यहां मैं इसको पैकेट कर देता हूं, पैकेट के रूप में जो लाइट आ रही है उस लाइट के पैकेट को हम लोग क्वांटम कहते हैं। जैसे लाइट निकली, ये सोर्स है आपका, सोर्स। अब यहां से जो लाइट निकलती है वो पैकेट के रूप में आगे बढ़ती है। जब पैकेट के रूप में आगे बढ़ेगी तो आप समझ सकते हैं कि इसका क्या प्रभाव होगा, ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा क्योंकि पैकेट लगातार खुआ नहीं सकता, तो ये आता है। तो इसे उन्होंने कहा था क्वांटम, एक पैकेट का नाम था क्वांटम, और अगर सबको एक साथ कहा जाए तो ये है आपका क्वांटम इस रूप में निकलता। अब फोटोन क्या है, क्वांटम क्या है, इन दोनों के बीच का भेद क्या है, इसे हम समझते हैं। तो सबसे पहले हमको जानना है कि क्वांटम शब्द को साइंस की दुनिया में किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले एक्टिव किया। साइंस की दुनिया में क्वांटम शब्द को सबसे पहले एक्टिव करने वाला साइंटिस्ट था नील्स बोर पहला वैज्ञानिक था। नील्स बोर coined the word quantum for the first time in science, साइंस में सबसे पहले क्वांटम शब्द को यूज करने वाला वैज्ञानिक नील्स बोर था, और उसी शब्द पर प्लैंक्स ने अपना काम किया। तो क्वांटम जो शब्द है वो बड़ा शब्द है, तो क्वांटम का मतलब क्या होता है, यहां हम लोग देखते हैं कि क्वांटम जो है वो विजिबल एंड नॉन विजिबल दोनों के लिए प्रयोग होता है। अगर हम क्वांटम लिखते हैं तो क्वांटम का मतलब ये हुआ कि विजिबल भी रेडिएशन इसमें है, विजिबल रेडिएशन की भी हम बात कर रहे हैं, और यहां इनविजिबल रेडिएशन की भी बात कर रहे हैं, इनविजिबल रेडिएशन की भी बात की जा रही है। तो विजिबल रेडिएशन और इनविजिबल रेडिएशन जब दोनों की बात करनी होती है तो हम शब्द लगाते हैं क्वांटम। लेकिन अगर केवल और केवल हमको विजिबल रेडिएशन के दायरे में काम करना, उसी की बात करना है, तो क्वांटम यहां कहलाता है फोटोन। यह आपका फोटोन, क्वांटम को ही हम लोग यहां फोटोन कहते हैं। तो विजिबल रेडिएशन के पैकेट को हम कहते हैं फोटोन, और अगर इनविजिबल है या विजिबल है तो दोनों के लिए क्वांटम शब्द उसके पैकेट के लिए लगाया जा सकता है। इसके बाद तीसरे पॉइंट में, अगले पॉइंट में मैक्स प्लैंक ये कहते हैं कि उस पैकेट में कितनी एनर्जी होगी, किसी भी पैकेट में एनर्जी का क्या अमाउंट होगा ये हमको समझना पड़ेगा। तो एनर्जी का अमाउंट निर्धारित किया प्लैंक ने और कहा कि इन ईच quantum the energy is equal to h into mu। यहाँ h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये प्लैंक का कांस्टेंट है, और न्यू क्या है, न्यू आपका फ्रीक्वेंसी है। ये इस जगह पर
न्यू आपकी फ्रीक्वेंसी है। तो किसी भी क्वांटम की एनर्जी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, h इंटू न्यू का मल्टीप्लिकेशन करता है, यानी ये फ्रीक्वेंसी है, यहाँ है टर्म है हमारा, और ये प्लांक्स कांस्टेंट है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसी क्वांटम में कितनी एनर्जी है ये हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ हम एक बात देखते हैं कि अगर एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिस पर एनर्जी डिपेंड करती है, क्या एनर्जी वेवलेंथ पर डिपेंड करती है या एनर्जी किसी और पर डिपेंड करती है। तो यहाँ टेकिंग कांस्टेंट आउटसाइड, कांस्टेंट आउट, यहां से अगर हम कांस्टेंट को आउट करेंगे तो E इज प्रोपोर्शनल टू म्यू, अर्थात एनर्जी जो है, लाइट की एनर्जी, रेडिएशन की जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी होगी। तो इस आधार पर जो हम लोग फोटोन स्पेक्ट्रम के रीजन को जानते हैं, जिसे विक ब्योर से इंडिकेट किया जाता है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी की लाइट कौन होगी, तो सबसे ज्यादा एनर्जी की लाइट होगी वायोलेट, ये सबसे ज्यादा एनर्जी इसके पास है, और सबसे कम एनर्जी किसके पास होगी, रेड के पास होगी। तो रेड मिनिमम एनर्जी के साथ है और वायलेट क्या है, मैक्सिमम एनर्जी के साथ। अब इसकी एनर्जी मैक्सिमम क्यों है वायलेट की, तो वायलेट की एनर्जी के मैक्सिमम होने का वजह सिंपली है क्योंकि फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, इसका फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, और यहां जो फ्रीक्वेंसी है इस जगह पर फ्रीक्वेंसी लोएस्ट है, फ्रीक्वेंसी इस पॉइंट पर लोएस्ट है। तो प्लैंक्स ने अपने सिद्धांत में इन बातों को कहा, और ये प्लैंक्स के सिद्धांत की मूल बातें हैं। यहां जाकर के हम लोग अब लाइट के संदर्भ में जो चलने वाली एक अवधारणा रही है वो कैसे घटी, इस पर हम थोड़ा बात करते हैं। लाइट के बारे में ये पहले से माना गया कि उसकी इनहेरेंट क्वालिटी क्या है, लाइट की इनहेरेंट क्वालिटी क्या है, ये सवाल हमेशा बनता रहा। तो व्हाट इज द इनहेरेंट क्वालिटी, व्हाट इज द इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, EMR, इसकी इनहेरेंट क्वालिटी क्या है। तो बहुत दिनों तक साइंस में एक भ्रम की स्थिति बनी रही और एक गलत बात को साइंस जानता रहा, और बात क्या थी, बहुत दिनों तक ये चला कि वेवलेंथ इज द इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ लाइट, वेवलेंथ इज द इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ लाइट, इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ लाइट। अब यहां हम लोग रुक करके जरा चीजों को देखेंगे कि वेवलेंथ इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ लाइट है। आपने क्लास 10th में लाइट का एक फिनोमेना पढ़ा होगा, और वो फिनोमेना है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में आपने पढ़ा होगा कि जब लाइट एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में जाती है तो क्या होती है, उसकी वेलोसिटी बदल जाती है। तो लाइट की वेलोसिटी बदल जाती है, ये आपको मालूम है, वो बदलेगी कैसे, तो वेव का फॉर्मूला हम लगाते हैं C इक्वल टू लैम्डा इनटू न्यू। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा कि वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको स्पीड मिलता है वेव का, लाइट का। तो इस जगह पर प्लैंक्स के माध्यम से आप जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स प्लैंक की अगर बात को समझा जाए तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स म्यू कैन नॉट चेंज, म्यू के चेंज करने का कोई भी रीजन नहीं है। म्यू क्यों नहीं चेंज करेगा, इसलिए नहीं करेगा कि एनर्जी टर्म को रिप्रेजेंट करता है, और एनर्जी का न तो निर्माण हो सकता है न एनर्जी को हम लोग खत्म कर सकते हैं। तो जब एनर्जी को बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता तो न्यू कैसे घटे बढ़ेगा, ये घट बढ़ नहीं सकता। इसलिए परिवर्तन कहां होता है, परिवर्तन इसमें होता है, लैम्डा में होता है। तो लैम्डा में परिवर्तन होता है, नहीं ये चेंजेबल है, और जब ये चेंजेबल है तो ये इनहेरेंट क्वालिटी कैसे हो सकती है, जो बदल जाए वो किसी आदमी की क्वालिटी कैसे हो सकती है। तो क्वालिटी क्या होगी लाइट की क्वालिटी फ्रीक्वेंसी है। ये प्लैंक्स ने बताने में कामयाबी हासिल की। तो यहां अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स द इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ लाइट, द इनहेरेंट quality of light is what? The inherent quality of light is frequency, it is not wavelength.
ये पता प्लैंक्स के सिद्धांत से हमको चला, रमन्स इफेक्ट से चला। ओके गाइस, इन दिस वीडियो ओनली दिस मच। थैंक यू।